नमस्कार, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पॉलिटी का जो हमने फर्स्ट मॉडल आंसर की पढ़ी थी, जिसमें हमने आपके लिए टॉपर्स कैसे लिखते हैं, नई कॉपी में टॉपर्स द्वारा कैसे लिखा जाए, उसमें उस दिन हमने 3 मार्कर और 6 मार्कर्स का एक क्वेश्चन कवर किया था। आज हम इस कॉपी में उसी टॉपर्स के द्वारा 6 मार्कर्स के क्वेश्चंस लिखेंगे और देखेंगे कि किस नंबर पर आप किस कॉपी पर कितने मार्क्स मिले हैं और कितना स्कोर किया जा सकता है और क्या क्या सिली मिस्टेक्स लिखते दौरान स्टूडेंट्स करते हैं। तो यह सारी सीरीज आपके लिए इसीलिए लाई जा रही है ताकि जो मिस्टेक्स आपसे एग्ज़ाम में होने वाली हैं वह मिस्टेक्स आपसे एग्ज़ाम में ना हो और आप हमारे चैनल के द्वारा ही अभी से अपनी गलतियां सुधार लें। तो अगर चैनल में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल्स को, और निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों की तुलना करें। भारत और अमेरिका की संवैधानिक प्रणालियों की तुलना करना है। तो इसमें हमने सीधे टू दी पॉइंट लिख दिया क्योंकि इसमें जगह कम है। भारत और अमेरिका, भारत की जो संवैधानिक प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है, वहीं अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, और चूंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पद को इतना महत्व दिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह मात्र कार्यपालिक रूप से महत्वपूर्ण रह जाता है, तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जितनी जो शक्ति है प्रधानमंत्री मोदी जी की है, अमेरिका में उतनी शक्ति राष्ट्रपति की है, जैसा कि अभी हाल ही में ट्रंप की थी और अभी जो नए राष्ट्रपति बाइडेन बने हैं उनकी रहेगी। फिर भारत में जो निम्न सदन है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा, और उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन और उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीनेट। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें इतना ही, चूँकि हमारे पास लगभग आधा पेज ही है, तो आप देख सकते हैं आधे पेज में इतना सीधे टू दी पॉइंट लिखा गया है इस प्रश्न को। तो अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें इनको 3 ही नंबर मिले हैं क्योंकि 3 नंबर के, इसमें 6 नंबर के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा एफिशिएंट उत्तर अभी बाकी है। इसमें 4 नंबर ईजिली स्कोर किए जा सकते थे। नेक्स्ट है क्या? महान न्यायवादी के अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन कीजिए। जैसा कि अभी आपको मैंने मेंस की स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको अधिक से अधिक प्रयास यह करना है कि आप सभी इस पॉलिटी के पेपर्स में अनुच्छेदों का वर्णन करें। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले ही लिख दिया है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी के पद की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी के पद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और इनका जो कार्यकाल रहता है वह कार्यकाल प्रसाद पर्यंत रहता है। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले अनुच्छेद बता दिया, फिर कार्यकाल बता दिया। इसमें आप कार्यकाल भी बता सकते हैं। फिर है कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष। अधिकार इनके क्या क्या हैं? मोस्ट आईएमपी इनके अधिकार हैं राज्य के किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार। दोस्तों, ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है आपको, और संवैधानिक जो आपको बुकिश लैंग्वेज है आपको यह प्रयास करना चाहिए पॉलिटी में आप एज इट इज़ बुकिश लैंग्वेज का प्रयोग करें कि क्या है अधिकार और क्या है इनके क्षेत्र, इनके कर्तव्य हैं। यह राज्य के प्रथम विधि अधिकार, राज्य के नहीं दोस्तों, यह महान न्यायवादी के बारे में पूछा है, उन्होंने राज्य का लिख दिया। राज्य का प्रथम जो अधिकारी होता है वह महाधिवक्ता होता है।
यहाँ पर यह फैक्ट गलत है। राज्य सरकार की ओर से सरकार उच्च न्यायालय में अधीनस्थ, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत लिखा है। इनको नंबर दे दिए गए हैं लेकिन इनको नंबर नहीं मिलने चाहिए, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप करने से बचें। आप इसमें डिफरेंशिएट करें महाधिवक्ता के कार्य और महान्यायवादी के कार्य। फिर है संसदीय विशेषाधिकार पर टिप्पणी लिखिए। संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद सभी में लिखें। जितने ज़्यादा आप अनुच्छेद लिख पाएंगे उतने ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और इनके दो संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो अधिकार आते हैं। एक तो इनका आता है सामूहिक विशेषाधिकार और फिर दूसरा आता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार में क्या आता है दोस्तों? सामूहिक विशेषाधिकार में संसद की चर्चा की कार्रवाई पर प्रकाशन का अधिकार, सदन की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है, सदन की कार्रवाई पर न्यायालय में, जब तक सदन की कार्रवाई चलेगी तब तक सांसदों के ऊपर न्यायालय में वाद कारित नहीं किया जा सकता। और व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है इनके? व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं सदन की कार्रवाई के 40 दिन पूर्व और पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अवमानना पर दंड की शक्ति है। तो इसमें इनके लिए मिले हैं 4.5 नंबर, क्योंकि इन्होंने टू दी पॉइंट अनुच्छेद लिख दिए। और शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसे हमें आधे पेज का इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम कम शब्दों में अधिक शब्द लिख सकें और हम अपने जो कॉपी है उसका पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो आप भी इसी प्रकार से लिखिएगा। फिर है क्वेश्चन, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखें। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपको सीधे ही, अब चूंकि कॉपी कम है, पेजेस कम है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, वही नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास। तो वही नीति निर्देशक तत्व क्यों लाए गए हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग है, तो वही नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इनको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लागू किया। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और वही नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा रिट जारी हो सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में रिट का प्रावधान नहीं है। राज्य के विरुद्ध गारंटी है मूल अधिकार, और वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सामान्य निर्देश है। इन्होंने इसमें 7 पॉइंट लिखे हैं जो कि काबिल तारीफ है। आप चाहें तो 6 पॉइंट भी लिखें, तो आपको देखिए इसमें 4.5 मार्क्स मिले हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है। इसी प्रकार से आपको भी लिखने की कोशिश करनी है। अब है नेक्स्ट, निवारक निरोध पर टिप्पणी लिखिए। तो यह प्रश्न इनसे नहीं बना है। निवारक निरोध के अंतर्गत दोस्तों आते हैं टाडा पोटा जैसे कानून। तो आपको इनका थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं हमारे संविधान में निवारक निरोध से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट है धन विधेयक। और जब आप इन प्रश्नों में कुछ नहीं लिखेंगे तभी आपका ये माना जाएगा कि आपने यह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने यहाँ एक भी लाइन लिख दी और फिर उसके बाद आप पे नहीं बना तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर लिखिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर लिखना है। तो दोस्तों धन विधेयक, यहाँ आप जितने ज़्यादा अंतर वाले प्रश्न पूरे करेंगे तो आपको उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें सीधे अगर आपने 4-5 अंतर लिख दिए तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इनमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक का वर्णन किया गया अनुच्छेद 110 में, तो वहीं वित्त विधेयक का वर्णन किया गया अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(2) में वर्णित केवल लोकसभा में। देखिए धन विधेयक मात्र लोकसभा में और वित्त विधेयक इसके अंतर्गत केवल लोकसभा में। धन विधेयक सीमित क्षेत्राधिकार अर्थात प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, और वित्त विधेयक का क्षेत्र व्यापक होता है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में तैयारी कर सकें, बाद में आप इनका क्विक रिवीजन कर सकें। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में प्रस्तुत होता है यह धन विधेयक, और वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है और संशोधन हेतु इसमें वित्त विधेयक में राज्यसभा संशोधन हेतु सुझाव दे सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ सबसे पहले अनुच्छेद का वर्णन करना है, अनुच्छेद 72 में है। अब यह शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? यह शक्तियाँ हैं दोस्तों क्षमा, लघुकरण, विराम, प्रविलंब, परिहार, और फिर इन्हीं की डिटेल कर देना है। इन शॉर्ट, जब आपके पास समय कम रहता है तो आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी शॉर्ट करते आना चाहिए। 3 नंबर के प्रश्न को 15 नंबर में लिखते आना चाहिए और 15 नंबर के प्रश्न को आपको 3 नंबर में लिखते आना चाहिए। तो यहाँ पर क्षमा क्या है? मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। लघुकरण सजा की अवधि को कम करना। विराम सजा विशेषकर मृत्युदंड पर रोक। प्रविलंब मृत्युदंड की सजा पर अस्थायी रोक। परिहार सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, उदाहरण कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों की डिमांड रही और इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 2000 व्यू, अगर इस वीडियो को 2000 व्यूज़ आते हैं तो फिर हम आपके लिए साइंस के 3 मार्कर्स और उसके बाद साइंस के 6 मार्कर्स की सेम कॉपी, चेक्ड कॉपी आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो की फ्री PDF निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।